हेलो, माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक ओटीटी शो, वेब शो को रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री, जो कि टीवीएफ ने बनाया है। और शो काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी भी सीज़न 2 देखा है। सीज़न 1 मुझे अच्छा लगा था और मुझे ऐसा लगता है कि सीज़न 1 वाज़ फार बेटर दैन सीज़न 2। बट फिर भी अच्छा है और मैं इसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं डिस्कस करूँगा कि टीवीएफ क्यों इतना अच्छा कंटेंट बनाता है, क्यों इतना अच्छा ब्लॉकबस्टर कंटेंट बनाता है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं अपने वो व्यूज़ दूँगा और थोड़ा-सा आपको लोगों को सीखने को भी मिलेगा कि कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग और बेटर एनहांस की जा सकती है और कैसे डायरेक्शन इतना अच्छा है और क्यों एक अच्छी टीम है टीवीएफ, उस बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि शो का शुरुआत मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसमें उसमें कलरफुल तरीके से दिखाया गया था, व्हिच आई वाज़ कन्फ्यूज़, क्योंकि ट्रेलर ब्लैक एंड व्हाइट था। सो आई वाज़ लाइक ये कलर कैसे है फुटेज। एंड वैभव जो था वो बड़ा खुश है और वो महेश्वरी क्लासेस उसने ज्वाइन कर लिया है, जो कि दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा का, वो उसने ज्वाइन कर लिया है और अब वो वहाँ पे जा रहा है और बहुत खुश है। और दोस्त का एक साथ में रूममेट है, वो भी बहुत खुश है। अपना दोनों मतलब घूमते फिरते वहाँ पे जा रहे हैं कि अब नई लाइफ की शुरुआत होगी। और हम लोग के साथ भी ऐसा होता था, जब नया 50G का कोर्स मिलता था, रेजोनेंस का कोर्स कहीं से मिल जाता था, तो हम लोग बहुत खुश होते थे और नई किताब खरीद के लाते थे, रेसनिंग हेलिडे या इरोडोव या कुछ और किताब खरीद के लाते थे, तो बड़े खुश होते थे। फिर जब उसको सॉल्व करना पड़ता था, प्रॉब्लम तब आती थी। तो वो साइकोलॉजी जो है बड़ी अच्छे से पकड़ी है इसमें। तो बड़े खुश होकर ये लोग महेश्वरी क्लासेस के पहले दिन जाते हैं इंडक्शन प्रोग्राम में। वहाँ पे जाके जो उनका जो हेड है महेश्वरी क्लासेस का, वो जो कि एक्चुअली एक रियल बंदा है, राजेश महेश्वरी, जिसके ऊपर बेस्ड है, जो कि एलन के ओनर हैं, और वो इसी तरह से बातें करते हैं। और बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग उनकी बाहर लीक हो गई थी, जिसमें वो बच्चों को डांट रहे थे, अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहे थे। तो बहुत डांटते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करते हैं। जो बातें हैं वो हालांकि गलत नहीं है, सुनने में गलत लगती हैं, कहने का तरीका गलत है, लहजा गलत है, पर वो सही बातें करते हैं। वैसे ही जो बंदा भी बोलता है, बच्चों को बोलता है कि तुम लोग सेलेक्ट नहीं हो पाओगे आईआईटी में, क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो वो एक रिवर्स साइकोलॉजी है जो उनके ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये दोनों डिमोटिवेट हो जाते हैं और स्क्रीन वापस ब्लैक हो जाती है कलर से, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कलर का यूज़ बहुत कम लोग ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि फिल्म मेकर्स कलर का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो वो इसी तरह होता है कि आप रंगीन दुनिया से ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जा रहे हो, जो एक डल दुनिया है। ब्लैक एंड व्हाइट बेसिकली डल साउंड करता है, तो जब ब्लैक एंड व्हाइट आप बनाते हो तो एक डलनेस आती है उसमें। तो कलरफुल दुनिया से एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया की तरफ जाते हैं, जो कि ट्रांजिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी वेल यूज़ ऑफ कलर्स। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जो मैं है आपको एक करके बताता रहता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता रहता है मैं बताता रहूँगा आपको। सो जो चीज़ मुझे ख़राब लगी इस शो में, वो ये लगी कि ये शो जो था वो पहले शो के बराबर अच्छा नहीं है। और वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस शो में थोड़ा-सा ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ज़्यादा पैसे दे दिए। और एक चीज़ होती है, साइकोलॉजिकली होती है, कि जब आपको पहले शो में आपको कुछ नहीं पता होता, वो एक इनोसेंट शो होता है। तो कोटा फैक्ट्री 1 जो था वो एक इनोसेंट शो था, जिसमें एक मेंटर था, जिसमें एक हीरोज़ जर्नी थी। हीरोज़ जर्नी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें 17 स्टेजेस होती हैं क्रिस्टोफर, सॉरी 12 स्टेजेस होती हैं क्रिस्टोफर वॉगलर की, और जोसेफ कैम्बल ने 17 स्टेजेस बताई थी। पर अगर आप उसे पढ़ोगे तो हीरोज़ जर्नी या टीवीएफ के जितने भी शोज़ हैं, वो बेसिकली सब के सब हीरोज़ जर्नी पे बेस होते हैं, जिसमें हमेशा एक मेंटर होता है, हमेशा एक एंटागनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। जो एंटागनिस्ट होता है वो बहुत हार्श नहीं होता, वो भी ग्रे शेड में होता है। जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो भी हार्श नहीं होता है कि एकदम ही हीरो है, वो भी ग्रे शेड में होता है हमेशा। और ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक नई चीज़ इन्होंने शुरू करी है, मतलब कि टीवी वालों ने, कि वो एंड करते हैं जब भी किसी शो का, तो वो विनिंग पे नहीं करते हैं, वो अच्छे उस पे नहीं करते हैं। वो हैंग तो देना ही होता है, जो नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज़ में आपको होता है कि एंड में एक हैंग देना होता है, ताकि आप नेक्स्ट शो बना सकें, उसके लिए सीज़न 3 बना सकें, जो कि इसमें भी है। पर एस्पिरेंट्स भी देखो तो वो एक हैप्पी एंडिंग पे एंड नहीं हुआ था। एंड और जो कोटा फैक्ट्री है वो भी, ये वाला सीज़न जो है वो अच्छी हैप्पी एंडिंग पे एंड नहीं हुआ है और एब्रप्टली एंड हो जाता है। और उसके पीछे कारण ये है कि जब ऐसी कोई चीज़ जो आप बहुत ही बिल्डअप करते जा रहे हो, स्टोरी बिल्डअप करते जा रहे हो, और एकदम से एब्रप्टली एक जगह पे एंड हो जाता है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, एंड द मोर यू थिंक अबाउट इट, द मोर यू बिकम रेस्टलेस एंड यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड द शो बिकम्स वायरल। सो वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सैड नोट पे इसको इसलिए बंद किया था, बिकॉज यू हैव समथिंग टू थिंक अबाउट। द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो, वाई टीवीएफ के शो वर्क करते हैं, क्यों इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो लोग। हाँ, तो सॉरी, मैं हीरोज जर्नी की बात करता, इस पे हम बाद में आएंगे, ठीक है, याद रखना, इस पे बाद में आएंगे। हीरोज जर्नी को फॉलो करते हैं, जिसमें हमेशा एक मेंटर होता है। तो जीतू भैया वो मेंटर हैं, जो आके लोगों की, जो प्रोटैगनिस्ट है आपका वैभव, उसकी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इस शो में लव स्टोरी भी है, इस शो में प्रोटैगनिस्ट भी है, उसके सामने ऑब्स्टिकल्स भी हैं, एक मेंटर भी है जो आके उनकी चीज़ें सॉल्व करता है, और कुछ निगेटिव लोग भी हैं जो आके उनके रास्ते डिफिकल्ट करते हैं। एक आईआईटी ऐसा महा एंटागनिस्ट है जिसको उनको कॉन्कर करना है, मतलब एक चीज़ है जो उनको एक्वायर करनी है, जो ट्रेजर हंट होता है ना, वो वाली पिक्चर में, ट्रेजर हंट वाली पिक्चरों में, तो उसमें एक ट्रेजर हंट है जो उनको एक्चुअली एक मैप है जो कॉन्कर करना है, और जाके
आपको वो ट्रेजर पाना है बेसिकली, और बीच में आपको एलाइज मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, जो कि इसमें मिलते भी हैं, जो कि सारी चीज़ें जोसेफ कैम्पबेल ने अपनी किताब हीरो विद 1000 फेसेस में लिखा है। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक फंडा है टीवीएफ का स्टोरीज बनाने का, वो टोटल उठा के हीरोज जर्नी के 12 स्टेजेस को लेके उन्होंने चेपना शुरू कर दिया है। पर अच्छा बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप जितेंद्र की एक्टिंग देखोगे, जितेंद्र जो जीतू भैया हैं उनकी एक्टिंग देखोगे, तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। ही इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्टर, मतलब ये बता सकता हूँ, बिकॉज इफ़ यू लुक एट हिज आइज आर लिटरली डेड, एंड बहुत ज़्यादा पलक झपकाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो अच्छे एक्टर की निशानी नहीं है। डायलॉग डिलीवरी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट द थिंग इज ही वर्क्स मोस्टली इन टीवीएफ, और टीवीएफ में कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, वो लिखते कंटेंट इतना अच्छा है दैट यू स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद द कैरेक्टर्स। तो वो किसी भी एक्टर को उठा के जब कुछ कंटेंट देते हैं, तो वो कंटेंट और स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि वो चीज़ वर्क कर जाती है, और ये बाकी प्रोडक्शन हाउसेज में नहीं होता है। और क्यों वर्क करती है टीवीएफ का कंटेंट, क्यों वर्क करता है, बाकी कंटेंट क्यों नहीं वर्क करता? बिकॉज टीवीएफ एक चीज करता है जो बाकी नहीं करते। एवरीवन इज लुकिंग फॉर स्टोरीज एवरीवेयर एल्स, बट टीवीएफ वाले जो हैं, दे आर लुकिंग फॉर स्टोरीज इन विच दे एक्सेल, एंड दैट इज देयर ओन लाइफ। उसमें सब आईआईटियंस हैं, सब वो हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब वो हैं जो स्टार्टअप्स करना चाहते थे, वो उन लोगों को जानते हैं, उन लोगों ने वो जिंदगी जी है। एंड व्हाट बेटर कैन यू राइट देन राइटिंग अबाउट योर ओन लाइफ? दैट इज व्हाई दिस शोज आर वेरी इमोशनल। अब जैसे कोना फैक्ट्री में एक सीन है जो मम्मी वाला सीन है, कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो सीन जो है उस पर मेरे आंसू भी निकल आए थे, जब वो जीतू भैया उस कहते हैं कि तुम अपनी मम्मी को बुलाना पड़ेगा, जब लड़के को, वैभव को जॉन्डिस हो जाता है, और मम्मी आती है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी भी, जब मैं मुंबई में रहता था छोटे से घर में, तो मम्मी आती थी वहाँ पे, पूरा घर ठीक कर देती थी। मतलब एक बार तो मेरी मम्मी घर आई और मुझे बोला कि जाओ दूध लेके आओ, मैं दूध लेने नीचे गया, जब तक वापस आया पूरा घर चेंज हो चुका था। पता नहीं कहाँ से स्पेस निकाल दी थी उन्होंने, और अच्छा खाना मिलता था, कपड़े प्रेस हो जाते थे, कपड़े अच्छे साफ हो जाते थे, वो सारी चीज़ें जो उसमें दिखाई थी वो एक्चुअली इन सब ने एक्सपीरियंस की होंगी। वहीं से तो निकल के आई वो इमोशन कि मम्मी को लेके आना है। मतलब ये बड़ा ही यूनिक सा थॉट है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे पहले किसी ने इस तरह से माँ को दिखाया है कि इस तरह से कि आप माँ को घर बुलाते हो जब आप कहीं बाहर रहते हो, और माँ के आपकी सारी चीज़ें सॉल्व कर देती है। मम्मी इतनी महान चीज़ होती हैं। और इसमें एक चीज़ एंड में मैंने देखी कि एक कोट बोलते हैं जीतू भैया, जो मैं अपने बहुत पुराने वीडियो में बोल चुका हूँ, जिसमें वो कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचिन माँ फल कर्म में तू माँ संघोष टकरमणि की बात करते हैं, जिसमें वो गीता का एक श्लोक है जिसमें वो बताते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गलत कोट है, कर्म करो फल की इच्छा भी करो पर फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये एक्चुअल मतलब है उसका। और ये चीज़ जो थी, ये मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये मैं ऑलरेडी बोलता रहता हूँ लोगों को, मैंने बहुत समझाया है, मुंबई में भी डायलॉग बहुत कोट किया है। क्या पता मेरे वीडियो देख के उनको पता चल गया हो, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये कोड मुझे भी मेरे भैया ने बताया था, जो उसका मतलब एक्चुअली जो कि उन्होंने भी आईआईएम की एक क्लास में सुना था और ये टीचर ने उनको बताया था। और तो ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है जो आईआईटीज़ आईआईएम्स में चलता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे से तो क्या ही चुराएंगे वो लोग, मेरा तो चैनल इतना चलता भी नहीं। तो वो कोट का जो मीनिंग है, तो कोई एक टीचर हैं जो आईएम से आईआईटी में हैं, जो इसका मतलब अक्सर बच्चों को बताते रहते हैं, और ये मतलब भी उन्होंने वही, क्योंकि वो सेम शब्द थे जो उन्होंने भैया ने मुझे बताए थे, और सेम शब्द है जो मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि उसका जो ये अर्थार्थ है, जो मतलब है, ये मैंने और किसी किताब में पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा। जो कर्म करो फल की इच्छा मत करो वाली चीज़ है, ये कैलेंडर पर लिखी होती है, ये एग्जैक्ट भावार्थ नहीं है इसका, ऐसा माना जाता है। पर हालांकि रिसेंटली मेरा थॉट कुछ चेंज हुआ इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है कि ये सच है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और फल की तरफ मत देखो। मतलब कि अधिकार तो खैर सेकेंडरी हो जाता है, पर फल पे जब आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो देन आप कर्म नहीं कर पाते हो। आपका मोटिवेशन ऑफ कोर्स होना चाहिए, आपका रिजल्ट पे मोटिवेशन होना चाहिए, तो वही फल वाली चीज़ है। पर मुझे लगता है कि फल पे अधिकार थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये बिलीव ही नहीं है कि फल आपको मिल सकता है, तो आप भी मेहनत नहीं करोगे। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत अधूरा कोट है। पर अगेन भगवत गीता और ये सब इतने पुराने ग्रंथ हैं कि आप उसका राइट इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते। ये एग्जैक्टली उसमें कहा क्या गया है, क्योंकि इतने महान लोग नहीं हैं, उसके हज़ारों इंटरप्रिटेशन से हज़ारों लोगों ने उसके अलग अलग अनुवाद किए हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। खैर कमिंग बैक टू कोटा फैक्ट्री में जो लव स्टोरी भी है वो इसमें एक्सप्लोइट नहीं की गई, क्योंकि पिछली बार वो लव स्टोरी काफ़ी दिखा दी गई थी, सो इस बार एक्सप्लोइट नहीं किया गया। जो बाकी कैरेक्टर्स है जो कोटा फैक्ट्री में वैभव के आसपास जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे सीन्स नहीं हैं। मतलब जितना फनी लास्ट टाइम था उनके एंटिक्स, वो नहीं है इसमें। इस बार जो सबसे ख़राब चीज़ मुझे लगी वो यही था कि एमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, कि कोटा फैक्ट्री में जो कोटा में जीतू भैया अपना इंस्टीट्यूट कैसे चलाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश की गई। बाकी चीज़ें इस शो में ज़्यादा अच्छी थी।
और दूसरी अच्छी चीज़ जो इस शो की है वो ये है कि जो पेस है शो का, वो स्लो होते हुए भी आपको स्लो नहीं दिखता है, क्योंकि आप इससे कनेक्ट होते हो। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे यही बताया कि कोटा फैक्ट्री से बहुत रिलेट करते हैं। और सेम चीज़ मुझे किसी और ने बताया कि गुल्लक देखा तो उन्होंने बहुत रिलेट किया। क्यों? क्योंकि गुल्लक भी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली पे बेस्ड है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बेस्ड है, और वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं जो आपने बचपन में देखी हैं। और ये बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि सबके साथ बेसिकली सिमिलर एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। मतलब अगर आप सोचो ना आपका बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम टाइम पे आपको लव होगा, सेम आपके पापा से झगड़ा होगा, सेम मम्मी आके आपको हर जगह बचाएंगी, सेम आपको एक ऐसा टीचर मिलेगा ही मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छे से गाइड करेगा। कुछ ऐसे टीचर होंगे जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जो आपको डांटते हैं और आपके सवालों का जवाब भी नहीं देते हैं, अच्छा पढ़ाते भी नहीं, पर उनका नाम बहुत ज़्यादा होता है। आप परेशान होते हो कि आपका पैसा खर्च कर रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। जो कुछ फ़िल्मी चीज़ें इसमें थी वो ये था कि जो एहसास चन्ना वाला जो रोल, लड़की जो रोल कर रही है, एहसास चन्ना जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो रोल कर रही है जो, और बिंदास सा रोल है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है इस शो में। बट शायद पहले सीज़न में ले लिया था उनको, तो अब सेकंड सीज़न में उसको एक्सटेंड करना था, बिकॉज वो बहुत अच्छा इन हाउस है टीवीएफ की। सो उसमें एक सीन है जिसमें लड़का लड़की बात नहीं कर पाते हो, बड़े ईजिली बोल देती है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जाके कॉफ़ी क्यों नहीं पीते हो, विच वॉज अ वेरी ईजी सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब कि वो चीज़ और खींची जा सकती थी। वही तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो दोनों की कोर्टशिप और लंबी चलनी चाहिए थी, पर वो कोर्टशिप वहीं पे उन्होंने ख़त्म कर दी। इसकी वजह से वर्तिका जो कैरेक्टर है वो एकदम से वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी कैरेक्टर जर्नी इसमें है ही नहीं। इसमें तो वैभव की कैरेक्टर जर्नी होनी चाहिए थी, पर एक्चुअली कोटा फैक्ट्री बन गया कैरेक्टर जर्नी जीतू भैया की, जो कि जीतू भैया स्टार बन गए थे कोटा फैक्ट्री 1 से, और मेम्स बनने लगे थे, और एवरीवन वाज कटिंग द वीडियोस ऑफ जीतू भैया, और स्टेटस शेयर हो रहे थे, और यूट्यूब पे बहुत सारे उनके डायलॉग्स पड़े हुए थे। पर वो जो खासियत है, उसका जो पैटिंग ऑन द बैक मिलना चाहिए, तारीफ़ें मिलनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि राइटर को मिलनी चाहिए, क्योंकि राइटर बहुत अच्छा लिखा है। और आजकल ये बहुत गलत चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि जैसे पहले के टाइम में होता था ना कि आपको डायरेक्टर का इम्तियाज़ अली का नाम पता है, जब वी मेट किसने बनाई आपको पता है, राजू हिरानी ने फिल्म बनाई मुन्ना एमबीबीएस पता है। आजकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता नहीं चलता है कि डायरेक्टर कौन है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं होती, इसके इंटरव्यूज़ नहीं आते, उसके ओपिनियन नहीं पूछी जाती। आप वही स्टार वाला कल्चर जो है, जो पहले फिल्मों में चलता था, वो वापस आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म में आता जा रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। जो कि ये बंदों को स्टार, जैसे स्कैम है, स्कैम हंसल मेहता ने बनाया, तो उसमें कोई भी स्टार नहीं था, पर उनको स्टार बनाया किसने? हंसल मेहता ने बनाया। इट वॉज हिज आए कि उसने ऐसे लोगों को पिक किया जो कि स्टार नहीं थे, जो कुछ भी नहीं थे इंडस्ट्री में, उनको लिया, उनके टैलेंट पहचाना, उनको ऐसे रोल दिए जिसकी वजह से वो हिट हुए। सो सेम गोज़ फॉर जीतू भैया एज वेल, जो कि मुझे लगता है कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि उसकी आंखें झपकती हैं, फ्लैट डायलॉग्स होते हैं, और कभी कभी आंखें डेड भी लगती हैं। सो इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्टर, बट ही गेट्स वेरी गुड रोल्स विच सूट्स हिम। और ये एक्टर के लिए बहुत खुश नसीबी की चीज़ होती है कि कस्टमाइज्ड तरीके से उसके लिए रोल लिखे जाते हैं, जैसा वो है वैसे ही रोल लिखे जाते हैं, जिस तरह से वो बोलता है। मतलब आप एक राइटर को तो पता ही है कि वो कैरेक्टर जीतू भैया ही करने वाले हैं, जितेंद्र ही करने वाला है, तो उनको पता है कि ये किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो उसी तरह से डायलॉग दिए जाते हैं। बट ही लुक्स वेरी अनकम्फर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। और रोशेज भैया जो है, उनका एक्टर का नाम मुझे नहीं पता, सारा भाई वैसे सारा भाई में देखा था, उन्होंने छोटा सा रोल किया है पिक्चर में, शो में। तो मुझे लगता है वो टीवीएफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शो इतना छोटा सा रोल एक्सेप्ट किया। कोई और एक्टर भी उस रोल को कर सकता था, बट इट वॉज वेरी प्रेजेंट टू सी हिम। मतलब वो बंदा कमाल का एक्टर है, और एक डायलॉग वो बोलते हैं, बड़ा लंबा डायलॉग है, वो एक सीजनड एक्टर ही बोल सकता है, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर सबसे अच्छी बात टीवीएफ की अगेन एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें एक सीन में ये दिखाते हैं कि जीतू भैया एक लड़की पे ट्रस्ट करता है, और एक मैथ्स टीचर उसे मिलता है जो कि रोशेश भैया होते हैं, जो बहुत ही अजीब तरीके से बात करते हैं, पर एंड में वो लड़की धोखा दे के चली जाती है। और ये मतलब अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो कृपया करके इस रिव्यू को मत देखिए, क्योंकि वो स्पॉइलर है, और रोशेश भैया वहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि वो एक ट्विस्ट है, they show you something and then they show something else, and that's what becomes a twist, and that is the most important thing। किसी भी स्क्रिप्ट राइटिंग में, किसी भी स्क्रीन प्ले में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ट्विस्ट आए, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आए जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। सो वो पहले आपको बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको चेंज कर देते हो, ऑडियंस की जो थिंकिंग है उसके बियॉन्ड जाके कुछ कर देते हो, तब ऑडियंस को इंटरेस्ट आता है, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टीवी ऑफ कोटा फैक्ट्री। पर कोटा फैक्ट्री 1 again was much better written, shot than Kota Factory 2, despite them having more money in this particular season।
इस सीज़न का कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आया बेसिकली। कोटा फैक्ट्री 1 का तो निकल के आया था, बट कोटा फैक्ट्री 2 का कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आया, क्योंकि ये स्टोरी बेसिकली इन्होंने सोच रखा है कि सीज़न 3 बनाना है, तो ये सीज़न 2 अपने आप में स्टैंड अलोन सिर्फ एक जर्नी है इन कैरेक्टर्स की, टू अंडरस्टैंड कि अब कोटा में सेकेंड ईयर में, मतलब सेकेंड टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरह से डील करना है, और वहाँ पे जब आईआईटी में लोग सेलेक्ट होते हैं तो क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं लोगों के, किस तरह से वो खुश होते हैं, किस तरह से दुखी होते हैं, किस तरह से आप कोप अप करते हो, बस उसमें दिखाया है। तो बेसिकली जो ऑडियंस है कोटा फैक्ट्री की, वो वही लोग हैं जो आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि उनको होप मिलती है उससे, उनको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो साले हमेशा वर्क करती है। और भर भर के मोटिवेशन डायलॉग्स कोटा फैक्ट्री 1 में भी थे, और भर भर के मोटिवेशनल डायलॉग्स कोटा फैक्ट्री 2 में भी थे, और आपको बड़ा अच्छा लगता है जब आपका प्रोटैगनिस्ट एक ऐसा सवाल रेज करता है जो आपके दिमाग में भी कुलबुल कुलबुल कर रहा होता है, और उसके बाद उसका जवाब मिल जाता है। तो जवाब मोस्टली जीतू भैया आपको देते हैं, और आपको लगता है यार बात तो बंदा एकदम सही कह रहा है। हालांकि वो बातें वही हैं जो हज़ारों मोटिवेशनल स्पीकिंग किताबों में लिखी हुई हैं, और कोई भी उनका जवाब दे सकता है। बट द थिंग इज़ द वे इट इज़ रिटन, इट्स ब्यूटिफुल, the way they have chosen the words, and they answer the questions, they raise the problem and then answer it. It's very nicely done. But if you ask me कि were there any great humorous moments in this show, no. Kota Factory 1 में again थे, so I rate Kota Factory 1 much higher than Kota Factory 2. So आप इसको देखिए, शो बहुत अच्छा बनाया है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, अपने रियल ज़िंदगी से कनेक्ट करोगे। अगर आपने इंजीनियरिंग में तैयारी करी आईआईटी की, तो आपके लिए शो मतलब एक मास्टरपीस हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय से गुजरे हो। हालांकि मैंने तो घर से बैठ के तैयारी की थी, फिर भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मैंने बाद में, जब मैं मुंबई गया तब मैंने झेले, क्योंकि मैं कभी अकेला घर से दूर रहा नहीं। जब मैं मुंबई गया तो पहली बार मैं घर से दूर रहा, तब मुझे समझ में आया कि घर से दूर रहना क्या होता है। तो यहाँ पे तो बच्चे घर से दूर रह रहे हैं, एंड द प्रॉब्लम्स दे फेस, कि आप खाना खा रहे हो वो अच्छा नहीं मिलता है, और देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, एंड यू फील दैट नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू, आपको कोई समझता नहीं है। वो फीलिंग जो है वो बड़ी गंदी होती है। सो वो इससे आपको आएगी, और आपको समझ में आएगा ये क्या पीड़ा होती है, और क्या एक्चुअली आईआईटी का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कि जिनका आईआईटी में नहीं होता ना, दे गेट टू डिप्रेस्ड, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो वही यूपीएससी में भी होता है कि यू कीप ट्राइंग टू गिव अ एग्जाम, एवरीथिंग योर फोकस इज ऑन दिस वन एग्जाम, बट आपको पता है कि उसमें से लिमिटेड लोग ही सेलेक्ट हो सकते हैं। अब जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, देन यू आर क्लूलेस व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड दैट्स वेयर डिप्रेशन कम्स इन, दैट्स वेयर एंग्जाइटी कम्स इन, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड. They just don't know what else to do with their life, because they were hoping that they will do it, some miracle will happen, something will happen that they will get inside, but that doesn't happen. So that was my review for Kota Factory 2. I hope कि आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.